Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss chapter 3rd of class 10th, which is gender, religion and caste. तो इस चैप्टर में हम बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से ये जो तीन सोशल डिवीजन हैं, जेंडर, रिलीजन और कास्ट, ये हमारी पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करते हैं और किस तरीके से यही तीन जो एस्पेक्ट हैं सोसाइटी के, ये इन्फ्लुएंस होते हैं हमारी पॉलिटिक्स से. सो लेट्स, और क्यों ये ज़रूरी है कि ये पॉलिटिकल इशू बने, तो इस बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स. तो जेंडर एंड पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें तो जेंडर से स्टार्ट करते हैं. जेंडर क्या है? एक हायरार्कियल सोशल डिवीजन है. अब हायरार्कियल सोशल डिवीजन का मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि समाज में ये डिवीजन बनाया गया है जो कि किस पर बेस्ड है? हायरार्की पे बेस्ड है. और हायरार्की में हमेशा एक जना ऊपर होगा, अपर पोजीशन पे होगा, एक लोअर पोजीशन पे होगा. तो अगर हम जेंडर के टर्म में इसे समझें तो मैन जो है यहाँ पे एक अपर पोजीशन में है और वुमेन सब ऑर्डिनेटेड या इंफीरियर पोजीशन में है. ठीक है, तो ये किस पर बेस्ड हो सकता है? पावर, स्टेटस या प्रिविलेजेस, इन तीनों चीज़ों के बेस पर हो सकता है. यहाँ पर जो है जेंडर के बेस पे है, मतलब मैन को ये प्रिविलेजेस इसलिए मिले हैं, ये स्टेटस इसलिए मिला है, ये सुपीरियर पोजीशन इसलिए मिली है क्योंकि वो मैन है. वुमेन इन्फीरियर इसलिए हैं क्योंकि वो वुमेन है. ठीक है, तो क्या माना जाता है कि जेंडर डिवीजन, जो सोसाइटी में जेंडर डिवीजन है या जो रोल दिए गए हैं कि विमेंस ये काम करेंगी या मेंस ये काम उन्हें करना चाहिए, ये नेचुरल है. नेचुरल इन द सेंस प्राकृतिक है. एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गॉड ने बनाया है, भाई भगवान ने बनाया है ये. तो ठीक है, तो इसीलिए ये चेंज नहीं हो सकता. ठीक है, बट फेमिनिस्ट क्या कहते हैं, और भी थिंकर्स, और बेसिकली हम एक टर्म उनको दे देते हैं फेमिनिस्ट. वो क्या मानते हैं कि ये जो जेंडर है ना, ये बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि ये सोशल एक्सपेक्टेशन और स्टीरियोटाइप्स पर बने हुए हैं. स्टीरियोटाइप्स हमारे ऐसे बिलीव हैं, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकते हैं जो कि हम मानते हैं. ठीक है, बट रियली में वो चीज़ ऐसी नहीं है. जैसे कि विमेंस को लेकर स्टेरियोटाइप क्या हो गया कि उन्हें घर का काम करना चाहिए, उनका काम है बच्चों का पालन पोषण. ठीक है, तो इसी बेस पर ये जेंडर बनाया गया है. तो अब हम इसको अलग अलग टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले हम इस डिवीजन को समझने की कोशिश कर रहे हैं पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन के थ्रू. ठीक है, तो जो पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन किया गया है, इसको क्या कहते हैं? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर. कि मतलब सेक्स के आधार पर कि वो मेल है या फीमेल है, ये डिवीजन किया गया है कि कौन क्या क्या करेगा. जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन हो गया कि वो हाउस वर्क करेगी और बच्चों का पालन पोषण करेगी, उन्हें बड़ा करेगी, जो कि किस में आता है? प्राइवेट डिवीजन आता है, क्योंकि वो घर में कर रही है ये सब चीज़ें. फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन. क्या माना जाता है सोसाइटी में कि वो डिवीजन आता है. ठीक है, क्योंकि पब्लिक एरेना में मैन जा रहा है, विमेन सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ये काम करेगी. तो हम साथ में देखते हैं कि रूरल एरियाज हो गए या अर्बन एरियाज हो गए, विमेन्स इसमें पब्लिक सेक्टर में भी या पब्लिक रियलिम में भी वर्क करती है. बट द थिंग इज़ दैट कि उनके वर्क को वैल्यू नहीं किया जाता है और ना ही उन्हें रिकॉग्निशन दिया जाता है. आज के टाइम पे अर्बन एरियाज़ में हम ऑब्वियसली देखती हैं कि वुमेन्स जो है वो ऑफिस भी जाती हैं और साथ साथ उनसे ये एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि वो सारा घर का काम भी करे. वहीं रूरल एरिया में तो हम देखते हैं कि वुमेन्स फील्ड्स में जाती हैं, लकड़ियाँ लेकर आती हैं, और भी कई काम होती हैं जो कि पब्लिक सेक्टर से या पब्लिक रियलिम से कनेक्ट होते हैं. बट इसके बाद भी उनकी वैल्यू नहीं की जाती. माना जाता है कि ये उनका काम है, उन्हें करना चाहिए, उन्हें रिकॉग्निशन नहीं दिया जाता है. ठीक है, और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि विमेंस का पब्लिक
लाइफ में बहुत मिनिमल रोल होता है। अब तो थोड़ा अवेयरनेस है भी अर्बन एरियाज़ में बेसिकली, और रूरल एरियाज़ में भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस आई है, हम ये मान सकते हैं, बट स्टार्टिंग में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कम थी। तो पॉलिटिक्स में तो उनका बिल्कुल भी रोल नहीं होता था, इवन वो जॉब पे भी जा रही हैं, बाहर निकल रही हैं, बट वोटिंग हो गया या वो किसी चुनाव में लड़ रही हैं, उनको चुनाव के प्रति अवेयरनेस है, ये चीज़ें बहुत कम हुआ करती थी। ठीक है, अर्लियर ओनली मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स। केवल मैन ही ऐसे थे जो चुनाव लड़ते थे, उस चुनाव में जीतते थे, वोट भी वही देते थे। विमेंस को तो स्टार्टिंग में वोटिंग राइट्स भी नहीं मिले थे, उनके लिए भी कई विमेंस मूवमेंट चले, तब जाकर उन्हें ये राइट्स मिले हैं। तो ग्रेजुअली विमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड फॉर इक्वल राइट्स, जिसमें हम देख सकते हैं कि विमेंस मूवमेंट चले, मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट का नाम आता है, ठीक है, और ये वोटिंग राइट्स के लिए उन्होंने फिर अपनी मांग करी और फाइनली उनको वो वोटिंग राइट्स मिले, और वो भी जो है फिर कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाने लगी। तो कई सारे ऐसी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स या विमेन मूवमेंट्स चले, जिसकी वजह से विमेन की पब्लिक लाइफ में जो रोल था वो इम्प्रूव हुआ या उनमें अवेयरनेस आई उस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया के टर्म में। लेकिन इंडिया में क्या था कि विमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड द मैन, हाउएवर देयर इज इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। इतने सारे जो ये विमेन मूवमेंट या फेमिनिस्ट मूवमेंट्स चल रहे थे, ये वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में चल रहे थे, जहाँ पे उन्हें वोटिंग राइट्स और ये सब मिले। बट इंडिया में सिचुएशन थोड़ी उससे भी गैर गुजरी थी, ये कह सकते हैं। बट इंडिपेंडेंस के बाद जब हमें आज़ादी मिली, सारा कंट्रोल, सारी पावर हमारे हाथ में आई, उसके बाद से चीज़ें थोड़ी चेंज हुई। इंडियन सोसाइटी हमेशा से जो है एक मेल डोमिनेटेड और पैट्रियार्कल सोसाइटी रही है, और आज भी है। बहुत सी चीज़ें चेंज हुई है, बट स्टिल ऐसा है। विमेन हमेशा से एक डिसएडवांटेज पोजीशन में रही है, डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुई है, ऑप्रेशन का शिकार हुई है, कई तरह के वायलेंस वुमेन्स के अगेंस्ट होते रहे हैं। आज के टर्म में भी माना जाता है एक रिपोर्ट के अनुसार कि लिटरेसी रेट जो है विमेन में वो सिर्फ 54% है और मैन में 76% है। तो विमेन जो है बहुत कम संख्या में एजुकेटेड रही। ठीक है, और जो विमेंस पढ़ भी लेती थी या जो गर्ल्स पढ़ भी लेती थी, वो हायर एजुकेशन के लिए जाए, बहुत कम संख्या में ही ऐसा था। ठीक है, और कुछ जो वर्क होते हैं, वर्क को लेकर जो हाईली पेड वर्क हो गया या जिसको हम वैल्यूएबल जॉब्स मानते हैं, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, ठीक है, पॉलिटिशियन के रूप में हो गए, तो ये सब वैल्यूएबल जॉब हम जो एक तरीके से मानते हैं, बहुत कम संख्या में वहाँ पे वुमेन्स हुआ करती थी। ठीक है, और साथ ही साथ क्या चीज़ देखा जाता है कि वर्क्स 1 आवर मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे, मतलब विमेन जो है एक आदमी से हर दिन ज़्यादा ही काम करती है। ठीक है, 1 आवर मोर बोला है, बट फिर भी ज़्यादा ही काम करती है, बट इसका स्टिल कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया जाता, उनकी कोई वैल्यू नहीं की जाती है। स्टिल इसको जस्ट फॉर ग्रांटेड लिया जाता था या लिया जाता है, आज भी कई चीज़ों में है ये चीज़ें। तो इन सबको देखते हुए कई जो है राइट्स एक्ट्स बनाए गए, जिसमें से एक था द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976, जिसमें ये बात हुई कि इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, जो विमेन है चाहे मैन है, अगर वो दोनों सपोज कि मैनेजर है बैंक के, दोनों ही सेम पोजीशन पर हैं, तो उन्हें सेम वेजेस मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि विमेन को कम मिलेगा और मैन को ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग। बट प्रैक्टिकली चीज़ें कहीं डिफरेंट थी। विमेन आर पेड लेस देन मैन फॉर द सेम वर्क। बहुत सी सिचुएशन ऐसी आज भी है जिसमें विमेन्स को सेम पे नहीं मिलता जितना कि एक मैन को मिलता है उस सेम काम को लेकर। दूसरी चीज़ क्या है कि पेरेंट्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं सन को, और आज भी ऐसा है।
अभी भी वो प्रेफर करते हैं सन को, और अगर उनका मतलब सन नहीं होता है तो वो उसके लिए कोशिश करते हैं और अबॉर्ट करवा देते हैं अपनी गर्ल चाइल्ड को। स्पेशली हम जानते हैं किन एरियाज़ में ये चीज़ें होती है, जैसे कि हम हरियाणा का नाम सुनते हैं, तो आज भी वहाँ वो चीज़ें हैं। डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो, उसका मतलब ये है कि लड़कियों की संख्या में एक तरीके से कमी होना, क्योंकि उन्हें अबॉर्ट कर दिया जाता था, तो कहाँ से वो जन्म ले पाएंगी या उनकी संख्या बढ़ेगी। और इसके अलावा क्या था, उनके अगेंस्ट हैरेसमेंट होते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, उनके अगेंस्ट कई तरीके के वायलेंस होते हैं। इवन अर्बन एरियाज़ में भी हम देखते हैं और मानते हैं कि वुमेन्स जो है वो अनसेफ होती हैं। ठीक है, जैसे कि हम रात को एक पर्टिकुलर टाइम है 8 बजे 10 बजे, इसके बाद बाहर नहीं जा सकते। कुछ अर्बन एरियाज़ का एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, बट स्टिल वुमेन्स आर अनसेफ इवन इन अर्बन एरियाज। ठीक है, और इवन विद इन देयर ऑन हाउस, जहाँ पे उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, या डोमेस्टिक वायलेंस के कई सारे केसेस हमारे सामने आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये हमने बेसिकली समझा कि किस तरीके से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में वुमेन का रोल है, या पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में जो डिवीजन बनाया गया है उसका क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। इसमें ये देखा जाता है कि जब बहुत सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स चले और ये देखा गया कि इसके बाद भी जो चीज़ें हैं वो मतलब उतनी ठीक नहीं हुई। ठीक है, विमेन के हाथ में अभी तक पावर नहीं आई, और उनकी जो है जो भी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक सही मायने में अटेंशन नहीं दिया गया। तो वहाँ पे जो फेमिनिस्ट थे या जो वुमेन्स मूवमेंट चला रहे थे, जो वुमेन्स थी, उन्होंने रियलाइज़ किया कि जब तक उनके हाथ में पावर नहीं आती तब तक उनकी प्रॉब्लम्स को कोई भी ध्यान से सुनने वाला नहीं है। मतलब उन्हें पावर में आना पड़ेगा, उसे कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने इश्यूज पे खुद ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए उसका एक तरीका ये था कि विमेन जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में सामने आए, जहाँ पे वो अपने एरिया के लोगों की प्रॉब्लम को तो रिजॉल्व कर ही रही है या प्रेजेंट तो कर रही है गवर्नमेंट के सामने, लेकिन साथ ही साथ विमेंस की जो इश्यूज हैं उसको सही मायने में प्रेजेंट करके अटेंशन दिलवा रही है। ठीक है, तो इसी के चलते हम देखते हैं कि वुमेन इन लेजिस्लेचर जो इंडिया में है, लोकसभा में 14.3 और वहीं स्टेट असेंबलीज पे लेस देन 5% उनका जो है रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में विमेन कितनी परसेंट हैं पूरे वर्ल्ड में, अगर एक लिस्ट निकाली जाए तो इंडिया बॉटम ग्रुप में आता है। इवन अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जो कि डेवलपिंग कंट्रीज की उसमें ही आती हैं, उससे भी पिछड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये देखा जाता है कि कैबिनेट में भी मैन होते हैं बेसिकली। जब विमेन जो है चीफ मिनिस्टर बन जाती है या प्राइम मिनिस्टर बन जाती है, उसके बाद भी उनकी कैबिनेट में विमेन रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं होता है, मैन ही होते हैं जो एक तरीके से पावर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो पूरी तरीके से विमेन के हाथ में वो पावर नहीं आ पाती है, जैसे कि हम इंदिरा गांधी के टर्म में भी ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो ताकि अवेयरनेस भी फैले। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ सॉल्यूशंस की। ठीक है, तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन यही है कि एक फेयर प्रोपोर्शन में विमेन जो है इलेक्टेड बॉडीज़ में होनी चाहिए, यानी पार्लियामेंट में होनी चाहिए और पंचायती राज में होनी चाहिए। पंचायती राज में ऑलरेडी है, बट अभी मेन जो था वो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज का चल रहा था, जिसमें कि मतलब लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का आ गया, यानी पार्लियामेंट का। ठीक है, जैसा लाइक एग्जांपल दिया हुआ है पंचायती राज इन इंडिया, इसमें 1/3 जो है रिजर्वेशन वुमेन्स को दिया गया है। इसके अलावा जो ST SC कैटेगरीज में जो रिजर्वेशन है उसमें भी विमेन को रिप्रेजेंटेशन या रिजर्वेशन दिया गया है। तो इसके
चलते जो रिजल्ट माना जाता है कि मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, मतलब 10 लाख से ज़्यादा जो है विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट हुई हैं रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ में। हालांकि एक तरफ हम एक एस्पेक्ट ये भी देख सकते हैं कि सही मायने में अभी भी वो अपने पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं या उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि कई बार हम रूरल एरियाज़ में क्या देखते हैं कि विमेंस के नाम पे वो क्या करते हैं, वोट ले लेते हैं और जीत जाते हैं, बट सही मायने में विमेंस उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रही होती है। उनके ससुर होते हैं या उनके पति होते हैं, वो उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम ऑलरेडी अवेयर हैं, तो ये एक एस्पेक्ट है उसका अदर। वहीं पे विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एक्टिविस्ट हैं, ये भी डिमांड करते हैं, काफ़ी टाइम से डिमांड करते हुए आ रहे हैं कि रिजर्वेशन होना चाहिए लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में भी, जैसे कि पंचायती राज में दिया गया है। तो इसी के चलते काफ़ी टाइम बाद फाइनली विमेंस रिजर्वेशन एक्ट जो है 2023 में पास हुआ है। हालांकि अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये जब सेंसस पूरे हो जाएंगे, जो जनगणना अभी हमें करनी है, उसके बाद ही क्या होगा, लागू होगा। ठीक है, जिसके तहत 33% रिजर्वेशन मिलेगा विमेन को लोकसभा में, स्टेट असेंबलीज में एंड दिल्ली असेंबलीज में। ठीक है, तो ये कुछ सॉल्यूशंस भी हमारे पास उपलब्ध हैं या जिसके ज़रिए हम विमेंस की पोजीशंस को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि फॉर्म्स ऑफ सोशल डिवीजन नीड टू बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में जो भी ये सोशल डिवीजन है सोसाइटी में, वन ऑफ द एग्जांपल इज बेस्ड ऑन जेंडर की हम बात कर रहे हैं अभी, इन्हें पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि विमेन की भी इक्वल पोजीशन हो, विमेन एम्पावरमेंट हो। सो दोज डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स डू बेनिफिट जब वो पॉलिटिकल इशू बन जाता है। तो विमेन्स जो है हमेशा एक डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स रही है सोसाइटी का, पिछड़ा हुआ भी वर्ग रही है एक तरीके से। तो इनके एम्पावरमेंट के लिए, इनकी इक्वालिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये पॉलिटिक्स में आए, अपने आप को रिप्रेजेंट करे, ये पॉलिटिकल इशू बने। ठीक है, Thank you so much for watching the video. Please don't forget to like and share the video and subscribe my channel Polhis Tutor.